नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे गजेंद्र देशमुख से। गजेंद्र देशमुख एक पर्वतारोही हैं, 45 साल की उम्र में है और मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। आपको बता दें कि गजेंद्र देशमुख ने लेह लद्दाख के नीमालिंग क्षेत्र में 2 अनाम पहाड़ जिसकी ऊंचाई 5,940 मीटर और 6,280 मीटर है। स्थानीय भाषा में इन 2 पहाड़ों का नाम शालदेरी और दोजो जेंगो पर्वत है, जिसे 3 जापानी और 4 भारतीय पर्वतारोही दल के साथ 5 जुलाई 2022 और 9 जुलाई 2022 सुबह 9:30 बजे दोनों चोटियों पर तिरंगा फहराया। इस पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत 20 जून 2022 को भारतीय पर्वतारोहण संस्थान नई दिल्ली से शुरू हुई थी, जिसमें 7 जापानी सदस्य भी थे। दोनों चोटियों पर फतेह करने वाले 4 भारतीय सदस्यों में गजेंद्र देशमुख है, नामग्याल नेगी, पीयूष शर्मा और मयंक शर्मा थे। गजेंद्र देशमुख का ये 30वां विदेशी पर्वतारोहण अभियान था। वो वर्ष 1996 से पर्वतारोहण क्षेत्र में कार्यरत थे। उन्होंने भारतीय हिमालय क्षेत्र में कई चोटियों पर विदेशी पर्वतारोहण अभियान दल के साथ फतेह हासिल की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि कैसे इनके सफर की शुरुआत हुई। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं पर्वतारोही गजेंद्र देशमुख। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। नमस्कार जी। गजेंद्र जी, कल 15 अगस्त है, पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है और अभी हाल ही में बस कुछ ही महीने पहले की बात करें तो आपने भी 2 बड़ी बड़ी चोटियों पर तिरंगा फहराया है। सबसे पहले कैसा वो एहसास होता है जब आप उस चोटियों तक पहुंचते और वहां पर तिरंगा लहराते, क्योंकि कल 15 अगस्त है। मैं चाहूंगा वो एहसास, वो फीलिंग आप हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए प्लीज। सर, ये एहसास तो बिल्कुल अलग है और मैं शुरू से ही एडवेंचरस रहा हूँ और जैसे ही हम उस चोटी पे पहुंचते हैं और उसे सबमिट करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ कर दिखाया जी। हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ हमें पता चलता है और जो विदेशियों के साथ हम जाते हैं वो भी इसी मकसद से आते हैं कि हम भारत जैसे देशों में ये नई नई चोटियों पर क्लाइम करके हम भी वो गौरवान्वित महसूस कर सकें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, 15 अगस्त को कल बहुत सारी जगह झंडा वंदन किया जाएगा, झंडे को फहराया जाएगा, लेकिन इतनी ऊंची चोटी पहाड़ी पर जाना, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर खतरे बहुत सारे हैं। जहाँ पर आप जा रहे हैं, कभी वहाँ पर बर्फ धसक सकती है, जिस पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं वो पहाड़ से आप फिसल सकते हैं। तमाम तरह की परेशानियाँ, तमाम तरह की चुनौती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास सारे सामान तो रहते हैं, लेकिन उसी सामान के साथ एक देश का गौरव तिरंगा भी आपके साथ रहता है। किस तरह से आप उसको अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप फतेह हासिल करेंगे, आप उस चोटी पर जाएंगे, आप उस तिरंगे को फहराएंगे। हमारा यही मकसद होता है कि हम उस चोटी को फतेह कर सके, उसे हासिल कर सके और फिर हम अपना तिरंगा जो हमारा शान भी है और हमें बड़ा ही एक क्योंकि हम कोई आईडी नहीं ले जा सकते जी, सिर्फ यही एक निशान होगा जो हम वहां पर कह सकते कि हाँ यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने फतह करा जी। अच्छा, वो गर्व का एहसास, क्योंकि जब मैं भी तिरंगे की बात करता हूं तो देखिए मेरे भी अभी गूज बम्स होते हैं, वो बाहर निकल गए थे। और जब हम तस्वीर देख रहे हैं आपकी, उन तस्वीरों में जब ठंडी ठंडी हवा चलती होगी और इतने ऊंचे पहाड़ों पर आप जाते होंगे और उस बीच में जब आप तिरंगा निकाल कर फहराते होंगे, उस खुशी को मैं महसूस कर सकता हूं। क्योंकि जब मैं सोच रहा हूं मेरे भी गूज बम्स निकल रहे हैं। तो ये जो फीलिंग्स है, ये तो फीलिंग्स में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कल 15 अगस्त है और हम भी चाहते थे कि आपकी जो फीलिंग है सभी दर्शकों तक जाए और उसको वो महसूस कर सके, क्योंकि पूरा देश इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में रंगा हुआ है। हर जगह एक खुशी देखने को मिल रही है। जब आप रास्ते में जाते हैं तो सड़क के दोनों ओर आपको बहुत सारी जगह झंडे भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत आपकी कैसी हुई, मैं ये भी जानना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर पहुँचना ऐसा नहीं होता कि आज आपने सोचा चलिए चलते हैं और पर्वत को फतेह कर लेते हैं, वहाँ जाके झंडा फहरा देते हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए वो शिद्दत लाना पड़ता है और इसके लिए पूरा आपको समय देना पड़ता है। तो गजेंद्र देशमुख की शुरुआत कैसे हुई? कब उनको लगा कि मुझे भी पर्वत में चढ़ना चाहिए और चोटियों को फतेह करना चाहिए? क्योंकि देखिए, करियर के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, इस तरह के खतरनाक करियर को चुनना बड़ा मुश्किल होता है। तो कब गजेंद्र देशमुख ने इस खतरनाक करियर को चुना? सर, जब मैं अपना 12th क्लास पास करके मैं अपने यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में गया, मैंने एनसीसी ज्वाइन करी और मेरा मकसद यही था कि मैं अपनी देश सेवा कर सकूं, आर्मी ज्वाइन कर सकूं। हाँ, मकसद से मैंने एनसीसी ज्वाइन करी। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद ही मुझे एक मौका मिला, मेरे जो भी ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट कर्नल
एच के गोयल, जी। उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मेरे रुतबे को देखकर, मेरे हौसले को देखकर उन्होंने बोला कि आपको यहाँ जाना चाहिए। तो मैंने 1996 पहली दफा एबी अपना अपना अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो मनाली में स्थित है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज करता है, मैंने बेसिक कोर्स सबसे पहले वहीं से किया जी। और मुझे वहां पर मुझे ए ग्रेड प्राप्त हुआ। मैं तो एक प्लेन का रहने वाला हूँ और जैसे ही मैं पहाड़ों पे गया और मैंने ये माउंटेनियरिंग के कोर्सेज ज्वाइन करा, हाँ। तब मुझे लगा कि हाँ, ये एक नई चीज है और ये एक अलग प्रकृति के साथ रहने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें जी। मैं प्रकृति के साथ रह सकता हूँ, अपने शरीर, अपने जज्बे को प्रकट कर सकता हूँ कि हाँ, कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ। जी। सिर्फ ये पहाड़ के लोग ही ये कार्य नहीं कर सकते, मैं प्लेन का रहने वाला भी, मैं ये सारी चोटियों पर रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, स्नो, ये सब में मैं भी वॉक कर सकता हूँ। तो जब मैं बेसिक कोर्स में था मुझे ए ग्रेड प्राप्त हुआ। जी। से मुझे नेक्स्ट स्टेप जो एडवांस कोर्स होता है, हाँ। इसके लिए मुझे मौका मिला, उसमें भी मुझे ए ग्रेड प्राप्त हुआ। तो मुझे हौसले ये बढ़ते गए, मेरा इंकरेज होता गया कि हाँ, ये एक अच्छी दुनिया है और इसमें एडवेंचर का बहुत अच्छा माहौल है, जिसमें मैं प्रकृति, क्लाइंबिंग, अपने स्पोर्ट्स जो एडवेंचर्स फीलिंग मेरे अंदर है वो कर सकूं। इसके बाद मैंने MOI कोर्स करा, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स, ये भी मैंने मनाली से करा। इसमें भी मुझे AX ग्रेड मिला, मीन्स उच्च कोटि का ग्रेड है, ये भी मुझे मिल गया। फिर मैंने एलो कोर्स नेम उत्तरकाशी से करा, ये एक दूसरा इंस्टीट्यूट है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की तरफ से, यहाँ मैंने एलो कोर्स करा। इसके बाद मैंने NCC की तरफ से एक पहला एक्सपीडिशन जिसे बोलते हैं, जिसे प्रोफेशनल एक्सपीडिशन बोलते हैं, तो NCC ने ही ऑर्गेनाइज करा और ये 1997 में बलजोरी पीक करके, बलजोरी पहाड़ है, ये पिंडारी ग्लेशियर के पास है, इस पे मैंने फतह की। ये मेरा पहला प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन था, जिसमें मेरे फतह प्राप्त हुई। 6000 मीटर इसकी ऊंचाई थी और बड़ी ही जल्दी से और बड़े ही कम समय में इसे मैंने हासिल किया। अच्छा गजेंद्र जी, जब आप चढ़ना शुरू करते हैं पहाड़ को, क्योंकि आप पहले पहाड़ के पास जाते होंगे, वहां पर माहौल चीजें बदलता होगा, शुरुआत से लेकर जब आप चढ़ते जाते हैं और ऊपर पहुंचते जाते हैं तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है आसपास है कि ठंड बढ़ती होगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता होगा और शरीर में किस तरह की चीजें बदलाव होती हैं? हम चाहेंगे शुरुआत से लेकर जब आप ऊपर टॉप तक जाते हैं वहां पर किस तरह का बदलाव होता है और क्या कुछ चुनौतियां भी रहती हैं सामने जिसके लिए आपको जूझना पड़ता है, क्योंकि हम अक्सर बहुत सारी खबरें ऐसे देखते हैं कि इस तरह के एक्सपीडिशन होते हैं और बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। जी, ये शुरुआत तो होती है हमारी बॉडी एक्मेलाइजेशन से, मींस हमारी बॉडी सूट कैसे करती है एज अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हमारी बॉडी को भी वैसा सूट होना चाहिए। इसके लिए हमें बड़ा ही धीरे धीरे प्रोसेस होता है इसका, कि आप धीरे धीरे माने ग्रेजुअली, एकदम अचानक हम ऊपर एकदम हाइट में नहीं जा सकते, इसलिए अपनी बॉडी को सूट करते हुए ऊपर हाइट को गेन करना होता है। और चुनौतियां तो हर प्रकार की होती है, क्योंकि कोई भी पीक हमारे हिंदुस्तान में जितने भी पहाड़ है चोटी जिस पे चढ़ने के लिए होता है, इसकी किसी की भी कंडीशन एक जैसी नहीं होती। हाँ, क्योंकि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिसमें आइस, रॉक, स्नो होते हैं, किसी में सिर्फ स्नो होते हैं, किसी में आइस एंड स्नो ही होता है। तो अलग अलग कंडीशनों का हमें से वो करना होता है जी। और जिस तरीके से अभी जिस पर्वत में गया, अननेम पीक है ये 6280, इसमें स्नो और रॉक ये दोनों में वो थे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें उसी हिसाब से अपने जो तैयारियां होती है हमारी, हमें जो सिखाया जाता है कि स्नो में कैसे चलना, किस तरीके से चलना, क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें होती है, कैसे फिक्स करते हैं, तो जैसा रूट होगा उस हिसाब से हमें अपने वॉक को मेंटेन करना होता है। जी। अच्छा गजेंद्र जी, जिस तरह से हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, जब कुछ लोग एक्सपीडिशन के लिए निकलते हैं तो बड़ा सा एक बर्फ टूटता हुआ गिरता है और वहां से फिर लोग भागते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कोई यहाँ जाता है कोई वहां जाता है। कभी कोई ऐसी घटना आपके साथ या एक्सपीडिशन में कभी ऐसी हुई है कि जहां पर आपको लगा कि अब बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना? ये जो घटना है ये मेरे साथ मेरी जो सबसे बड़ा पर्वत, जिससे मैंने हाइट गेन बोलते हैं जिसको, मेरा नून पर्वत है, जम्मू कश्मीर ये क्षेत्र में पड़ता है, ये करगिल क्षेत्र में। तो नून की ऊंचाई है 7235 मीटर की। इधर ये महसूस हुआ मुझे
क्योंकि रास्ते में कई एवलॉन्च आए, इसलिए हमें बचना होता था, हम बचे। और ये तो एक मौत का सामना करने जैसा होता है जी। ये अनुभव एक अलग है। हम अपने सारी प्रिकॉशन रखते हैं कि हमें कुछ ना हो और हमें कोई चोट ना लगे। और ये प्रकृति का वो है, ये एवलॉन्च आएंगे ही वहां पर, क्योंकि वो स्नो एरिया है, डम रस होता है स्नो का। और इन सब चीज से बचना और बच जाना, ये दोनों चीजें एक किस्मत और उसकी दोनों की बात है जी। अच्छा, तो जब आप एक्सपीडिशन की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में ये भी रहता हो सकता है शायद मैं वापस लौट कर भी ना हो, ये जहन में मुझे लगता है कि इस तरह से रहता है, या फिर नहीं कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं जहां हम जा रहे हैं वहां से वापस लौट कर आएंगे? क्या कुछ उस वक्त दिमाग में रहता है? क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, जो आप काम करते हैं ये खतरनाक काम है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या जहन में जब आप जाते हैं, किस तरह से आप अपने माइंड को मेकअप करके जाते हैं, क्या सोचकर आप जाते हैं? सबसे मेन प्रिपरेशन तो मेंटल ही प्रिपरेशन होती है किसी भी क्लाइमेट के लिए। कोई भी आप किसी भी पहाड़ पे जाए, चाहे वो बड़ी आसान ही क्यों ना हो और कठिन ही क्यों ना हो, हमें पहले मेंटल प्रिपरेशन करनी ही होती है। और हम ये सोच के कभी नहीं जाते कि हम वापस आएंगे कि नहीं, पर हमारा एक जज्बा होता है कि हाँ हमें उस चीज को फतह करना है। खुशी तो तभी मिलेगी जब हम उस चीज को फतह करेंगे। अच्छा, तो आपके जहन में जो ये रहता है कि मुझे उस चोटी पर जाकर मुझे तिरंगा फहराना है? बिल्कुल, यही जज्बा रहता है जो आपको वहां तक पहुंचाता। अच्छा, चढ़ना ज्यादा आसान रहता है या वहां से उतरना ज्यादा मुश्किल रहता है? क्या आसान या उतरना ज्यादा आसान रहता है? क्या रहता है मुश्किल आसान, चढ़ना या मुश्किल या उतरना? जी, अगर इसका इतिहास देखा जाए, सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी या एक्सीडेंट्स होते हैं माउंटेन में, वो उतरते वक्त ही होते हैं। अच्छा। डाउन इसका एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय हम ज्यादा लापरवाह होते, खुशी रहती है मन में और लापरवाही थकावट रहती है शरीर में, तो हम उतना केयर नहीं करते लौटते वक्त। और यही कारण बनता है कोई कैजुअलिटी होने का, यही कारण बनता है एक्सीडेंट का। और चढ़ते वक्त तो हमें बड़े सावधानी से अपनी शक्तियों को स्टोर करते हुए जाते हैं। हमारा मकसद होता है हमारे पास कि हाँ हमें इस चीज को इस तरीके से पार करना है जी। पर जब लौटते हैं तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में नहीं रहती। पर फिर भी चोट ना लगे, हम थोड़ा बहुत तो केयर करते, पर वो एक किस्मत हो सकते हैं या ऐसा वाकया बोलेंगे कि हाँ कुछ हो गया, तो ये तो होना ही है फिर जी। अच्छा गजेंद्र जी, अक्सर ये भी एक जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनके जहन में एक सवाल होता होगा, क्योंकि जब आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ठंडक रहती है, ऊपर चढ़ने का भी सोच रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो आपका एक्सपीडिशन रहा है किस तरह से, क्या कुछ आप लोग खाते हैं, क्या कुछ लेके जाते? देखिए क्योंकि जो आम खाना होगा वो तो आप वहाँ ले आ सकते नहीं आप, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, वो आपको एनर्जी नहीं देगा। तो क्या कुछ आप अपने साथ रखते हैं सामान खाने के लिए, और किस तरह से आप खाते हैं उसको, कहाँ पर बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? मैं चाहूंगा जरा वो भी आप बताएं। अगर कभी आपने रात गुजारी है तो किस तरह से आपने सोया भी है वहां पर, मैं चाहूंगा उसका भी जिक्र कीजिए आप जी। जब भी हम एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज करते हैं या किसी एक्सपेडिशन में जाते हैं, तो हमारा ये सारी प्रिपरेशन में ही आता है कि एक फूड का प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और बेस कैंप तक तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज होती है, क्योंकि बेस कैंप तक हम अपने कुक भी ले जाते हैं, हेल्पर्स भी ले जाते हैं। उधर सारा प्रकार, हम जैसे इंडियन है, मैं तो कई फॉरेनर्स के साथ ही गया, तो जैसे बेस कैंप में तक तो हम सब रोटी दाल चावल जो भी हमारा बनता है वो हम सब बनाते हैं। पर आफ्टर बेस कैंप जब हम क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो जो हमारा खाना यूज करते हैं वो एडवेंचर फूड बोलते हैं उसको, या रेडी टू ईट जिसको बोला जाता है। और इसके लिए हमें ज्यादा कोई चीजों की आवश्यकता नहीं होती। हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं 250 ml 500 ml के, और उसी में स्टोव लगे होते हैं। और ये जो रेडी टू ईट फूड होता है, इसमें इसे बनाने के लिए भी बड़ा आसान होता है, पर इसमें स्वादिष्ट तो नहीं होते, पर हाँ न्यूट्रिशियस होते हैं। ओके। और इसे अच्छा, मैं चाहूंगा जरा कुछ जिक्र कीजिए किस तरह के खाना होता है, वो क्या होता है वो? ये पैक फूड होते हैं सारे। हाँ। ये या बाहर से आते हैं या हम इंडिया में भी हम इसे परचेज कर सकते हैं, जो रेडी टू ईट बोलते हैं। हाँ। ये पॉली बैग में ही रहते हैं या टिन पैक में रहते हैं। हाँ। हमें स्नो को मेल्ट करना होता है, इसे बॉईल करना होता है, यही गर्म पानी में हम उसे डाल देते हैं। अच्छा। और 5 मिनट्स या 10 मिनट्स उसका इस्तेमाल करके बॉईल करके फिर उसे हमें खाना होता है। यही हमारा एडवेंचरस फूड है। अच्छा, और पीने के लिए पानी वहाँ पे जो बर्फ रहता है, क्या आप उसी को पीते हैं आप गर्म करके? इस्तेमाल किया जाता है उसी का। स्नो अगर स्नो एरिया में है तो हमें स्नो को ही मेल्ट करके और वही हमें पानी पीना होता है। अगर आइसी एरिया में तो वही काम करना होगा, हमें आइस को तोड़ के फिर हमें उसे पिघलाना होगा बॉईल करके, फिर हमें अपने बोतलों में भरेंगे या स्टोर करेंगे जी।
अच्छा, आपका सबसे लंबा एक्सपीडिशन अभी क्या रहा है? कितने क्या दिन लग गए हैं या घंटे? कितना लंबा रहा है सबसे एक्सपीडिशन आपका? कितना लंबा समय लगा है आपको पर्वत की ऊंची चोटी पर पहुंचने में? जी, इसके लिए इसका भी यही एक तर्क ये होगा कि जैसी पहाड़ होगा, जैसा पीक होगी, उस हिसाब से उसमें समय लगता है। जी, बिल्कुल। तो इसलिए मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपको अभी तक सबसे जो लंबा है वो कितने दिन का रहा है, आपका जो एक्सपीडिशन रहा है? मेरा सबसे लंबा जो एक्सपीडिशन रहा है वो नुन पर्वत का है, क्योंकि हमें थोड़ा सा वेट भी करना होता है मौसम साफ होने का, कभी मौसम बीच में खराब होता है। तो कितने दिन लग गए थे आपको गजन जी वहां पहुंचते पहुंचते? नुन पर्वत के लिए हमें लगे बेस कैंप टू पीक और वापस बेस कैंप आने में हमें 16 डेज लगे। कितने? 16 दिन सर। 16 दिन लगे आपको? 16 दिन हमें बर्फ में ही रहना होता है। तो फिर मुझे बताया कि एक तो देखिए, एक तो इसमें एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह से आप वहां पर रात गुजारते थे, सोते थे, और अक्सर एक सवाल होता है नित्य क्रम को लेकर, क्योंकि अक्सर डेफिनेटली हम कुछ खाएंगे तो फिर वो टॉयलेट भी जाना पड़ता है, तो इन चीज़ों को लेकर भी क्या कुछ किस तरह से रहता है? क्योंकि देखिए सोने का तो मैंने अक्सर देखा है टेंट की चीज़ें रहती हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई कुछ स्पेशल संसाधन रहते हैं कि इसके लिए, जैसे आपने रेडी टू ईट बताया, पैक्ड फूड रहते हैं, तो बाकी जो एक हम बाथरूम की बात करें, टॉयलेट की बात करें या सोने की बात करें, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम रहते हैं? क्या कुछ किस तरह से? क्योंकि देखिए वो ऐसी जगह है कि आप हर जगह जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर पल पल में आपको नहीं पता कि हम जहाँ जा रहे हैं कहीं वहां पर वो बर्फ के अंदर कहीं बहुत बड़ा गड्ढा तो नहीं है। ऐसे तमाम चीजें रहती हैं, तो क्या कुछ इंतजाम करते हैं आप इन चीजों के लिए? जी, हम लोग एक पूरा नेचुरलिस्ट पर्सन कहलाए जाते हैं, और हम जब भी पहाड़ पे जाते हैं हमें नीटनेस और क्लीननेस, हाइजीन का बड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक। और जैसे हम बेस कैंप में स्नो में जाते हैं तो नीम पानी का इस्तेमाल करना होता है, और अगर हमें टॉयलेट जाना है तो हमें उसका एरिया थोड़ा सा दूर रखना होता है, पिट बनानी पड़ती है ताकि कोई गंदगी ना फैले जी। हम जो भी कचरा जो ऊपर हम लेके जाते थे वो वापस भी लेके आते, तो सारे पहाड़ों को हम नीट एंड क्लीन ही रखते, जैसा छोड़ देख के आए हैं वैसा ही छोड़ के वापस आते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि देखिए हम जा तो रहे हैं वहां पर, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है कि वो साफ सुथरा रखे। ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं फतेह करके आ जाए, झंडा लहरा के आ जाए, झंडा फहरा के आ जाए, लेकिन आसपास गंदगी बिछा कर आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। गजेंद्र जी, समय कम है, लेकिन जाते जाते आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि सबसे जो वहां पर डिग्री रहती है जब आप चोटी पर गए, कितना माइनस रहता है वहां पर? डिग्री टेम्परेचर क्या रहता है? तो मैं जिस टेम्परेचर को फेस कर सका हूँ वो -39 तक फेस कर चुका हूँ। -39 डिग्री? -39 तक फेस कर चुका हूँ, और ये अलग ही अनुभव है सर। मतलब मैं जैसे आपने -39 कहा, मेरी बॉडी ठंडी हो गई है सुनकर ये, क्योंकि मैं मनाली गया था, वहां पर मैं जस्ट -2 या 3 डिग्री में था, तो उस वक्त इतनी ठंडी लग रही थी, तो आपने -39 कहा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं जम्स आ गया हूँ। गजेंद्र जी, आपसे बात करते बहुत अच्छा लग रहा था, हम चाह रहे थे कुछ और बातें करते आपसे, क्योंकि खूबसूरत तस्वीर भी हम आपकी देख रहे हैं जहां पर एक्सपीडिशन की आपके द्वारा ली गई वो तस्वीरें हैं, और हम वो भी देख रहे हैं, तो दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे दर्शक जानना चाहते थे, उसके जवाब जानना चाहते थे, लेकिन समय कम है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर आपने इसका हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच गजेंद्र जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो सुदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए पर्वतारोही गजेंद्र देशमुख से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।